So let's now, for example, means let me give you the first example as AlN, okay, aluminum nitride, and second is aluminum oxide. What do you think? Whose lattice energy should be greater? And always remember that you have only two factors. Okay, you have to check for only two factors. First is product of charges, and write down one thing, that product of charges is मेजर. मेजर मतलब क्या होता है कि जब इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, मतलब इसके अनुसार दूसरा आंसर आएगा, इसके अनुसार दूसरा आंसर आएगा, तो जब तक पहला फेल नहीं होता है तब तक दूसरा पे नहीं जाना है. ओके ओके सर. हाँ, अच्छा ये पहला फेल कैसे होगा? पहला फेल ऐसे होगा ना कि दो आपको दिया रहेगा, दोनों में लैटिस एनर्जी कंपेयर करना रहेगा, ठीक है ना, और दोनों में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम आ जाएंगे, तब फेल कर जाएगा पहला, उस समय दूसरा जरूर पास होगा. ठीक है. सो अब आप बताओ इसमें कि इस दोनों में क्या होगा, मतलब किसका ज्यादा होगा? AlN. यस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का. द रीजन इज दैट कि एल्यूमिनियम का क्या होगा, 3+ चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन पे होगा -3- और इस पे होगा 3+ और इस पे होगा 2-. इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा और उसका मॉड लीजिएगा तो 9 आएगा. ठीक है, और इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो 6 आएगा, तो 9 क्योंकि ग्रेटर देन 6 है, इसलिए लैटिस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दैट्स द पॉइंट. ओके, नाउ लेट मी टेल कि लिथियम फ्लोराइड, ठीक है ना, और सीजियम फ्लोराइड, सीजियम आयोडाइड, ठीक है, इन दोनों में आपको बताना है कि किसका ज्यादा हो लैटिस एनर्जी. तो here you can see that the first point is failing, means product of oxidation numbers are going to be the same, isn't it? सर LiS. yes, लिथियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा. इसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. Internuclear distance is nothing but the distance between the nucleus of the constituent atoms. Okay, तो लिथियम फ्लोराइड में लिथियम का भी रेडियस छोटा है, फ्लोरीन का भी रेडियस छोटा है, इसलिए इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस छोटा होगा एज कंपेयर टू सीजियम आयोडाइड, where internuclear distance is larger as compared to lithium fluoride. Okay, and since lattice energy inversely proportional, तो जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे उसका lattice energy ज्यादा होगा. Now I guess you are getting my points. Yes sir. Okay, so there are some examples in my notes and I think you can easily answer them. So aluminum nitride, here product of charges is 9, here it is 6, and here it is 3 only. So lattice energy of aluminum nitride is greater than aluminum oxide is greater than aluminum fluoride. Okay, done. Now let's compare about halides of first group. And first group को हम लोग क्या कहते हैं? Alkyl metals. Yes, alkali metals. तो अब यहाँ पे X के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं, और ये कुछ भी हाइलाइट्स हो जाए, ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज गोइंग टू बी 1. तो सब में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्योंकि सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लगाएंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और नीचे देखो, नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा. गॉट इट? Yes sir. ओके, सिमिलर थिंग हैपन विद ऑक्साइड्स आल्सो, कि सब में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आएगा 2 सब में 2 आएगा. तो अब हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे देखेंगे, तो ऊपर जाने पे क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो कम होते जाएगा, और इसीलिए लैटिस एनर्जी बढ़ते जाएगा. ओके, बोलो भाई. Yes sir. ओके, So, तो हाँ, yes sir. ओके. सो अब हम लोग इसमें जैसे कि एक ही ग्रुप में अगर कंपैरिजन करना है और जो सेकेंडरी है वो सेम है अगर, तो फिर से नीचे से ऊपर ही होगा, इसमें तो कुछ सोचने वाला बात नहीं है. क्या समझ में आया? क्या जैसे सर रिपीट करना? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक ही ग्रुप का सारा एलिमेंट ले लीजिए आप, और सेकंड वाला जो है, मतलब ऑक्साइड या फ्लोराइड या क्लोराइड या जो भी हो,
सेकंड वाला अगर सब में सेम है तो फिर से ग्रुप में नीचे से ऊपर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ग्रुप में नीचे से Yes, ऊपर sir. जाने पे क्या होगा, रेडियस कमेगा, इसीलिए लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. So let's move to the next page, and there I will show you something interesting, and I will repeat that part in S block also. So बहुत मजा आने वाला है, मतलब हर एक चैप्टर से इंटरलिंक्ड होकर जब पढ़ेगा आदमी, देन इजिली आप रिमेम्बर कर सकते हैं थिंग्स। Repeat करता है। हाँ, तो अब हम लोग ये वाला एग्जांपल पे आते हैं थोड़ा। इस वाले एग्जांपल में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एस ब्लॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, सबके नाइट्राइड बना बना के, ठीक है मैम? तो लिथियम का नाइट्राइड बनाए, फिर से सोडियम का नाइट्राइड बनाए, और फिर से पोटेशियम का नाइट्राइड बनाए। तो इसमें जनरली हम लोग क्या सोचेंगे कि नीचे से ऊपर जाने पे क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी बढ़ना चाहिए, यही ना है? Yes, sir. अच्छा, ये जनरली कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना भाई? मतलब जनरली नीचे से ऊपर मैंने हाँ बोल सर, दिया। इंटरमीडिएट हाँ डिस्टेंस। हाँ हाँ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब वो तो समझ में आना ही चाहिए। बट द थिंग ऑफ इंटरेस्ट इज दैट ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करता। Yes. तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर से कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं बनता है। मतलब मैं ऐसा कोई कंपाउंड बनाऊं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और फिर से मैं उसके, अब सोचो ऐसा चीज कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, हम उसका प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे हैं किसी और के प्रॉपर्टी से। अरे भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका प्रॉपर्टी के बारे में क्या पता होगा? then how can we compare about it? ओके, ठीक है ना? जैसे कि मान लो कि कोई एक, मैं जहाज इमेजिन कर लिया अपने मन में, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं उसको राफेल से कंपेयर कर रहा हूँ कि उसका ये पार्ट राफेल से अच्छा है कि नहीं, देन हाउ कैन आई कंपेयर, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सेम थिंग यहाँ हो रहा है, ठीक है ना? सो यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं है, सिर्फ एक ही यही बनेगा। तो हम लोग एक नोट लिखेंगे, आप लोग भी लिख लो नोट्स में, कि only lithium form nitride among alkali metals, and that's the most important point. These points are important in the view of Olympiads. अगर आप लोग ओलंपियाड्स होगे तो उसमें ये पूछ सकता है, एंड फॉर जेई एडवांस मेंस के लिए पढ़ना छोड़ दो गाइस। जी एडवांस के लिए भी फायदा है, एंड whichever thing that is important for G advanced is automatically important for G mains. Done? Yes, sir. Okay. So यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देंगे, एंड मतलब मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे जाके ये सारे एग्जांपल्स को अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना? बिकॉज अभी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 4 महीने बाद जब आप लोग अपने नोट्स खोल के पढ़ोगे, देन यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर दिस थिंग्स, एंड ये पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग एग्जांपल्स देखोगे। तो इसीलिए सब अपने नोट्स में लिख लेना। ओके, सो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि एमएफ, एमसीएल, एमबीआर, एमआई, ये फर्स्ट वाला एटम क्या है हमारा, सेम है। तो सेकंड वाला एटम्स डिफर कर रहा है, और क्योंकि ये सेम है इसका मतलब, और ये सारे हेलोजन ग्रुप्स के हैं, तो सबका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो नीचे आने पे क्या हो रहा है, हेलाइड्स का शेप जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लैटिस एनर्जी, इसीलिए नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, हमारा लैटिस एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस बढ़ रहा है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस बढ़ रहा है। समझाता हूँ एग्जांपल देके। देखो, मान लो ये लिथियम है, ठीक है ना, और ये भी लिथियम है, ठीक है। ये लिथियम का साइज मान लो इतना है, इस लिथियम का साइज भी उतना ही होगा, कोई दिक्कत। अब ये क्या किया, फ्लोरीन के साथ बाइंड किया, तो फ्लोरीन का साइज मान लो इतना है। ओवरऑल कंपाउंड, ओवरऑल न्यूक्लियर डिस्टेंस इतना हो गया। लेकिन समझ लो कि मान लो ये आयोडीन के साथ, आयोडीन है इतना बड़ा,
तो इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इसीलिए जो लैटिस एनर्जी होगा वो क्या होगा, घटते चला जाएगा। नाउ आई गेस कि आप लोग को समझ में आया हो। Yes, sir. ओके, फिर से वही बात, मतलब कितना भी एग्जांपल दे दिया जाए रूल तो चेंज होने वाला नहीं है, तो सब एक ही चीज है। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम, अच्छा तो यहाँ पे Cl2O है, जिससे हम लोग इस Cl2O को CSF से क्यों कंपेयर किया है, देखता हूँ। यहाँ CH2O होना चाहिए शायद, हाँ। फिर से है CSF, फिर से है CSCl। तो फिर से यहाँ पे भी क्या होगा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सब में, तो यहाँ पे इसका चार्ज -2 है, इसका चार्ज -1 है। तो बताइए ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1 में रेडियस किसका बड़ा होगा? Oxygen. ऑक्सीजन -2 का बड़ा होना चाहिए। अच्छा, नाइस नाइस, पकड़ में आ गया। अच्छा बताइए कि मैं बोल रहा हूँ कि नीचे से ऊपर जाने पे लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, क्या ये सही है? Yes, sir. हाँ। अच्छा, जब हम लोग CH2O में और CSF में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कौन सा चीज हमारा बेस बना रहा है, मतलब किसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं? Product of charges. That's the most important point. You should never forget. अभी मैं भी भूल रहा था, मैं सोचा कि भाई इसका रेडियस जब इससे बड़ा है तो फिर से तो ऊपर से नीचे होना चाहिए था ना। देन सडनली मेरे को स्ट्राइक किया कि अरे ये तो फर्स्ट पॉइंट। तो ये सब गलतियां आप लोग भी एग्जाम में कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बचने के चक्कर में आदमी और भी मतलब फंस जाता है। दैट सेम थिंग हैपेंड हियर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो Li2O और BeO में कौन सा बड़ा होगा, तो पक्का बात है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लगाएंगे तो 2 × 2 होगा, ये 1 × 2 होगा। 2 × 2 बड़ा है तो बात खत्म, रेडियस पे जाना ही नहीं है। रेडियस पे तभी जाना है जब चार्ज बराबर हो। फिर से Cr2O3 CrO में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट खत्म कहानी। आते हैं एक लास्ट में कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम लोग। लिखिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप एटम्स फॉर स्मॉलर हैलाइड आयन का लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसीलिए स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगा। फर्स्ट ग्रुप एटम्स, ये मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप एटम्स प्लस स्मॉलर हैलायन, सॉरी हैलाइड्स, हैलायन बोल रहे, स्मॉलर हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस, तो ये ज्यादा इसका लैटिस एनर्जी होगा और इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, एक बार repeat करना, नेट चल रहा था। अच्छा, रिपीट करता हूँ। कॉन्सेप्ट लिखना है हमको कि फर्स्ट ग्रुप एटम प्लस प्लस स्मॉलर हैलाइड आयन का न्यू नॉट लैटिस एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगा। ओके Okay, sir. ओके, डन। सो ये क्यों हो रहा है ऐसा? अरे भाई अभी तो समझा हमने कि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, बताइए। Lithium fluoride. यस। तो अगर मान लीजिए कि पहला आइटम हम फिक्स कर देते हैं, तो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, सॉरी ब्रोमाइड है, देन आयोडाइड है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो होना चाहिए फ्लोराइड वाला, ठीक है ना। उसके बाद से क्लोराइड वाला होगा, उसके बाद से ब्रोमाइड वाला, उसके बाद से आयोडाइड वाला। तो ये समझ में आ गया होगा आई गेस, बोलिए। Yes, sir. ओके ओके, डन। Yes. So let's move to the next page and ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्यों लिखा इसके बारे में बात करते हैं। सर हाँ हाँ,
सर सोडियम और पोटेशियम के नाइट्राइड एग्जिस्ट करते क्यों नहीं है? That we will study in S block. मैंने बोला ना कि वो S block का है. That's nice question, तनीषा, but कुछ चीजें S block में भी पढ़ना सही रहेगा. तो मतलब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है लिथियम का ये. एंड इसी के बेसिस पे ना मतलब कि पूरा एस ब्लॉक चैप्टर हमारा डिपेंड करेगा, मतलब इसी पे चलेगा पूरा कि अरे लिथियम तो इतना ना मतलब कि अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है ना कि दैट यू विल बी अमेज्ड. अरे भाई ये लिथियम मतलब इसको हम अल्कली मेटल बोले कि नहीं बोले. मतलब होता है ना कि कोई घर में एक ऐसा आदमी हो जाए जो मतलब घर के रीति रिवाजों से एकदम अलग अलग काम करे, तो दैट सेम टाइप ऑफ गाय इज लिथियम, जो ऑलवेज मतलब अलग अलग काम करता रहता है. यस सर. Actually, my mother was calling me, so I just muted. Okay. So हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया था. ओ भाई पेज फिर से वही रह गया. हाँ इस पे आते हैं. We are called in our college. मतलब कॉलेज हम लोग को बुला रहा है. So family members want to spend as much time as possible. Finally. Okay, just write down the topic: heating effect of polyhalide compounds. So we will complete fast. 8:50 at 8:15 I will conclude today's class. Okay, write down heating effect of polyhalide compounds. Guys, it's means एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मतलब घर पे जाके लिखिएगा जरूर, बिकॉज अगर आप लोग लिखिएगा नहीं ना तो मैं बताता हूँ इस क्लास करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना. एंड आई रियली वांट दैट यू गाइज डू बेटर, बिकॉज यू आर माय फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जिसको मैंने खुद से पढ़ाया है. एंड इवन आई विल टीच ओनली अ सिंगल स्टूडेंट, इट डजंट मैटर, बट यू शुड राइट इट. आप लोग इसको लिखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा. उस समय आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया, एंड देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर. ओके. एंड वैसा करने के बाद ना आपको कभी भी ज्यादा बुक्स या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इतना प्रैक्टिस हो गया रहेगा इन्हीं को लिख के. एंड जितना एग्जाम्पल्स है ना इस कॉपी में, देट आर मोर देन इनफ. तो इसको करना बहुत जरूरी है. मैंने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि आर्ची ने भी एक जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, उसको नहीं किया था. तनीषा हैड डन दैट, आई रिमेम्बर, बट आर्ची ने उनको नहीं, उस क्वेश्चन को नहीं किया था. द मेन रीजन वाज दैट इन्होंने लिखा ही नहीं था. मेरा नोट्स तो सबके पास Yes, अवेलेबल है. sir. देन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सब कोई मतलब 100 में 100% ला देगा. जिसके पास अपना खुद का नोट्स होता है ना वही 100 में 100% लाता है, क्योंकि उसी टॉपर का नोट्स बाजार में भी बिकता है. जो टॉपर 100% मार्क्स स्कोर करता है और उसको 1000 बच्चे खरीदते भी हैं, लेकिन क्या 1000 बच्चे बार बार 100% स्कोर करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो टॉपर किसका नोट्स लेके पढ़ा होगा, आपको ये सोचना चाहिए. हेंस यू शुड मेक योर ओन नोट्स. ये जितने भी एग्जांपल्स में हो सकता है ना कि कोई टफ एग्जांपल हो मैं स्किप कर दूं, इट माइट बी पॉसिबल कि मुझको खुद ही वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्किप कर दिया. तो इफ यू विल सॉल्व दैट एट योर होम, देन यू विल आस्क दैट इन नेक्स्ट क्लास. एंड यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. इसलिए आपको बनाना है घर पे जाके, सारे क्वेश्चंस को बनाना है एकदम. यहाँ पे बस समझना है, घर पे बनाना है. ठीक है. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलाइड. अच्छा, पॉलीहेलाइड में पॉली मतलब होता है क्या? मैनी. ठीक है. और हेलाइस मतलब होता है हेलोजन. हेलोजन. ठीक है ना. तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मैनी हाइड्रोजन हो, मतलब एक से अधिक हाइड्रोजन हो, जैसे सीजियम और ब्रैकेट में हो गया ICl Br. ठीक है ना. तो इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही टूटेगा. तो जैसे सीजियम के साथ सबसे स्टेबल कौन सा होगा इस तीनों में? मतलब सीजियम आयोडाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या फिर सीजियम ब्रोमाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा
कि सीजियम क्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है? सीजियम क्लोराइड। यस यस। तो इसमें जो सबसे छोटा हैलाइड होगा उसी के साथ सीजियम अपना कंपाउंड बना के निकल जाएगा। तो ये जो होगा हीटिंग करने पे ये टूटेगा। जब टूटेगा तो दो कंपाउंड बनेगा, एक सीजियम क्लोराइड एंड एक आयोडीन ब्रोमाइड। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसा पूछ सकता है ना कि इसको हम लोग हीट किए एक्स और वाई बना, ठीक है ना। अब एक्स के जो एटॉमिक मास है उसमें से, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है उसमें से वाई के मॉलिक्यूलर मास को घटाए तो हमको जेड मिला। बताइए जेड का वैल्यू क्या है? तो अगर आप फॉर्मूला ही गलत लिखोगे तो फिर से गलत रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे बनेगा कौन सा? CaCl वाला। क्यों? क्योंकि CaCl ज्यादा स्टेबल है। तो एक CS इसमें से Cl निकल गया तो बचा क्या? IBr, तो इसीलिए IBr, ठीक है ना। और CaCl क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसका लैटिस एनर्जी मैक्सिमम है। और जस्ट हम लोगों ने पिछले पेज पे इसी का बात किया था। सिमिलरली अगर CsICl2 है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? CsCl निकल जाएगा और एक ICl बच जाएगा, तो CsCl प्लस ICl। सिमिलरली CsBrCl2 है, तो CsCl निकल जाएगा और BrCl बच जाएगा। फिर से मान लीजिए पोटेशियम, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। इसमें क्या होगा कि Ki बन जाएगा और फिर से I2 निकल जाएगा इसको हीट करने पे। तो आई गेस कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें हो क्या रहा है। डन? यस सर। हाँ, तो आप लोग लिखना चाहो तो एक एग्जांपल, ये पहला वाला एग्जांपल लिख लो अभी के लिए नोट्स में, मतलब रफ में जो भी है। घर पे इसको बढ़िया से अपने नोट्स में नोट डाउन करना। ओके? ओके सर। हाँ, तो अगर नोट कर रहे हो तो बोलो, मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो आई विल प्रोसीड। आर यू नोटिंग? यस सर। ओके ओके, राइट डाउन। सर डन। Nice. Okay, guys. So let's talk about something which is very important. Lattice energy, write down a heading. Lattice energy directly proportional to hardness. अच्छा, ये भी पॉइंट मैंने लिखा है जिसको मैंने बोल दिया था कि हीटिंग करने के बाद से वही कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जब नोट्स बनाना तो इसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना। एंड लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। और जो हार्डनेस हम लोग मेजर करते हैं ना, वो हम लोग मूव स्केल पे मेजर करते हैं। एक मूव नाम के एक चाचा थे, तो उन्होंने अपना एक स्केल बनाया और बोले कि जिसको भी हार्डनेस नापना है वो मेरे स्केल पे नापो, ठीक है ना। तो हार्डनेस नापने का स्केल है मूव स्केल। तो हम लोग जनरली टॉप 3 का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप 4 का बात करेंगे कि सबसे ज्यादा दुनिया में हार्ड क्या है। तो जो सबसे ज्यादा हार्ड है वो डायमंड है। देखिए, हार्डनेस और डायमंड का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी डायमंड का सबसे ज्यादा हो। उसके बाद से बोरोन कार्बाइड है जिसका फॉर्मूला B4C है। फिर से सिलिकॉन कार्बाइड है, और फिर से एल्यूमिनियम एल्यूमिना है, इसको हम लोग अल्फा एल्यूमिना बोलते हैं। ये सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, ALPHA, अल्फा। और ये सिंबल है ना जो बी के तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं बीटा, BETA, बीटा। लिख ले तो सबसे पहले डायमंड है। वैसे मैं बता देता हूँ, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें डायमंड है, उसके बाद से बोरोन कार्बाइड है, उसके बाद से सिलिकॉन कार्बाइड है, उसके बाद से अल्फा एल्यूमिना है। अब ये जो Al2O3 है इसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। अब इसको एल्यूमिना बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? मेटलर्जी चैप्टर में। कहाँ? मेटलर्जी चैप्टर में। तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि इसको एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एंड एल्यूमिना का 2 प्रकार होता है, एक अल्फा एल्यूमिना और एक बीटा एल्यूमिना, सॉरी गामा एल्यूमिना, ठीक है ना। तो अल्फा एल्यूमिना जो होता है वो हार्ड होता है और गामा एल्यूमिना सॉफ्ट होता है।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब एक और कॉन्सेप्ट है कि जो लैटिस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर है, बट दैट इज नॉट सो यूजफुल फॉर अस बिकॉज ये सॉलिड स्टेट पढ़ने के बाद ही समझ में आए। तो बस इसको आप लोग लिख लो एंड इसको समझने का समय आएगा सॉलिड स्टेट के बाद, तो उसी समय ये समझ में आएगा कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आ गए? ओके, सो इसके बाद से है कुछ उसके बाद से हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर से हाइड्रेशन एनर्जी के बाद से हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी के बाद से सॉल्युबिलिटी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। एंड so we will continue in next class, and believe me guys, I will complete your syllabus and it will be completed in December only. Okay, so कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस टॉपिक्स में ज्यादा समय लग रहा है तो उसमें समय थोड़ा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि मैं सिलेबस कंप्लीशन पे ही ध्यान दे दूं और आप लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आए, फिर से देयर इज नो, तो कोई फायदा नहीं है सिलेबस कंप्लीट करा के। फिर से आप लोग का